नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब 7 की बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अमरनाथ यात्रा के लिए 2280 श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से पहलगाम के लिए रवाना कर दिया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया। इस बार घाटी के हालात को देखते हुए खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हमले के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा के लिए करीब 35,000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और बीएसएफ के जवान शामिल हैं। हमने बहुत से हजारों की तादाद में सुरक्षा कर्मी इसके लिए लगाए हुए हैं, जिसमें हमारी सेना है, सुरक्षा बल हैं, हमारी पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस है, सारे डिपार्टमेंट से इसमें लगे हुए हैं और इस पर अच्छे प्रबंध हैं, बहुत पुख्ता प्रबंध हैं। हमने बहुत से हजारों की तादाद में सुरक्षा कर्मी इसके लिए लगाए हुए हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है कि यात्रियों पर अटैक होने वाला है, बट जैसे सुरक्षा प्रदान की हर साल प्रदान करते हैं वैसे इस साल किया है। थोड़ी सी और ज़्यादा हमने इस बार केयर कर रहे हैं, हालांकि कोई ऐसा स्पेसिफिक इनपुट नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पवन, जो जानकारी मिल रही है कि आतंकी हमले या कुछ ऐसे आसार हो सकते हैं, उसको लेकर सुरक्षा आप क्या देख पा रहे हैं? कितनी मुस्तैद हैं वहाँ पे सेना के जवान? हाँ, देखिए, जम्मू में आधार शिविर जो है वो सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और हाईवे की सुरक्षा सेना के हवाले है और इंटीरियर सुरक्षा जितनी भी है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान संभाल रहे हैं और सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ को और आर्मी को अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि इस बार आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। पवन, जो लोग हैं वो कितने उत्साहित दिख रहे हैं? क्या उनके मन में किसी प्रकार का डर? हाँ, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग यात्री यहाँ पर पहुँचे हैं बाबा के दर्शन के लिए, सब में उत्साह है और काफ़ी जोश के साथ वो बम बोले के नारे लगाकर यात्रा के लिए रवाना हुआ। और जितने भी यात्रियों से बात हुई है सबने यही कहा है कि उनके मन में डर कोई नहीं है, क्योंकि वो पहले भी यात्रा जहाँ करते रहे हैं, क्योंकि बाबा भोले का आशीर्वाद उनके साथ है और सुरक्षा बलों पर भरोसा जताया है लोगों ने। और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो आधार शिविर में पहुँचे हैं और इन्हीं उम्मीद के साथ वो आज रवाना हुए हैं कश्मीर के लिए। शुक्रिया पवन। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोमवार को वॉशिंगटन में गर्मजोशी के साथ हुई मुलाकात से चीन बिफर गया है। भारत अमेरिका की दोस्ती चीन के गले नहीं उतर रही। चीन की सरकारी मीडिया ने कहा कि अमेरिका से मिलकर चीन के मुकाबले खड़े होने की भारत की कोशिश उसके हित में नहीं है। चीन ने साथ ही इसके विनाशकारी परिणाम की धमकी भी दी। सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख के अनुसार चीन के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका और भारत चिंतित है। अखबार के मुताबिक भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरह अमेरिका का करीबी सहयोगी नहीं है। लेख में कहा गया कि भारत अपनी गुट निरपेक्ष नीति को त्यागते हुए चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को मोहरा बनाता दिख रहा है। इससे दक्षिण एशिया में नई दुविधा की स्थिति पैदा हो जाएगी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की का वीडियो वायरल होने के बाद चीन ने नई पैंतरेबाजी की और भारत पर ही उल्टे चीनी सीमा में घुसपैठ करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली और बीजिंग दोनों जगहों पर विरोध दर्ज कराया। इससे पहले इंटरनेट पर वायरल वीडियो में भारत और चीन के सैनिक धक्का मुक्की करते दिखे थे। इस वीडियो के बारे में बताया गया कि ये सिक्किम के डोकाला इलाके का है, जहां 10 दिन से भारत और चीन के सैनिकों के बीच ऐसी जोर आजमाइश चल रही है, जिसकी वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोक दिया गया। अब चीन ने भी आरोप लगाकर इस बात की पुष्टि कर दी। चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों के दल ने चीनी सीमा में घुसपैठ की और सिक्किम की सीमा पर सड़क निर्माण को रोक दिया। चीन ने यहां से भारतीय सैनिकों को हटाए जाने तक नाथुला दर्रा बंद रखने का ऐलान किया, जबकि वायरल हुए वीडियो में साफ दिख रहा है कि चीनी सैनिक ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने मानव दीवार बनाकर रोकने की कोशिश की। यानी चीन ने एक बार फिर सीमा विवाद के नाम पर पैंतरेबाजी की कोशिश की, जबकि सच ये है कि चीन ने पिछले 45 दिन में 100 बार घुसपैठ की कोशिश की। ऐसे में गृह मंत्रालय भी हरकत में है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लेकर बैठक की और हालात की समीक्षा की। सरकार उनसे बातचीत करके इसमें रास्ता निकाल लेगी। हालांकि चीन की इस हरकत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। ऐसे में सियासी माहौल भी गर्मा गया है। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इस कदम को चीन की चालबाजी करार दिया और भारत सरकार से जल्द रास्ता निकालने की मांग की। कैलाश मानसरोवर के संबंध में फुल प्रूफ अरेंजमेंट करना चाहिए। चाइना के प्रति जो एक झुकाव की भावना है उसको कम करने की जरूरत है।
भारत से लगी सीमा पर चीन की ओर से अक्सर घुसपैठ की खबरें आती हैं, लेकिन इस बार इस विवाद की कीमत कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वालों को चुकानी पड़ रही है। भारत चीन सीमा पर चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर के लेह तक ट्रेन चलाने के लिए रेलवे ने पहल की। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हिमाचल के बिलासपुर से जम्मू कश्मीर के लेह तक पटरी बिछाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे के काम को हरी झंडी दिखा दी। बता दें, ये पूरा रूट 498 किलोमीटर लंबा है और इस पर करीब 80 पुल और 17 सुरंगें बनाई जानी है। बिलासपुर से लेह के बीच के लाइन मंडी, कुल्लू, मनाली और किलान से होकर गुजरेगी। सुरक्षा के लिहाज से खास होने की वजह से इसका खर्च भी रक्षा मंत्रालय देने जा रहा है। इस रूट पर फाइनल लोकेशन सर्वे का काम मार्च 2019 तक पूरा होने की उम्मीद है। सीरिया के डेर एल जोर प्रांत में सेना ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। ये वो इलाका है जहां आईएसआईएस के आतंकी अब भी अपनी पैठ बनाए हुए हैं, इसलिए सेना ने यहां अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ा। और इसी अभियान के तहत सीरिया की सेना ने डेर एल जोर प्रांत में दनादन कई रॉकेट दागे। ये रॉकेट उन इलाकों में जाकर गिरे जहां आईएसआईएस के आतंकियों ने अपने ठिकाने बनाए हुए थे। इतना ही नहीं, इन इलाकों में सेना की तोप से भी गोले दागे गए। इनमें एक तोप आईएसआईएस के गढ़ के करीब जाकर गोले बरसाने लगी। सेना के हमले के बाद आईएसआईएस के कुछ ठिकाने धू-धू कर जलने लगे, जिसके बाद आईएसआईएस के आतंकी भाग खड़े हुए। सीरिया की सेना डेर एल जोर में 2 अलग-अलग जगहों पर आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सीरिया के रक्का में भी सेना आईएसआईएस के खिलाफ कुछ ऐसी ही कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी है। सेना ने दावा किया है कि वो अब तक इस इलाके से आईएसआईएस को खदेड़ने में कामयाब रही है। और सीरिया के सैनिक रक्का के इलाकों में तोप से आईएसआईएस के गढ़ में बम बरसा रहे हैं। सेना ने दावा किया कि रक्का में आईएसआईएस के खिलाफ आखिरी दौर की लड़ाई चल रही है, लेकिन सीरिया के राजनीतिक मामलों के जानकारों की राय थोड़ी अलग है। ताजा हमले में सेना ने आईएसआईएस के कई ठिकानों को तबाह करने और आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। हाल ही में अमेरिका ने रक्का में सबसे बड़ा अभियान छेड़ा था। इस बीच सीरिया पर अमेरिका ने चौंकाने वाली जानकारी सामने रखी है। अमेरिका के मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद फिर रासायनिक हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी इसी साल 4 अप्रैल को किए रासायनिक हमले से पहले की तैयारी जैसे ही है। अमेरिका ने सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर पर रासायनिक हमले की आशंका जताई। अमेरिका के मुताबिक इस हमले का मकसद बड़ी तादाद में आम नागरिकों की हत्या हो सकता है। अमेरिका ने चेतावनी के लहजे में कहा कि अगर हमला हुआ तो सीरिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने के आरोपियों को मिली जमानत। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने पर देशद्रोह के आरोप में जेल में भेजे गए 15 आरोपियों को अदालत ने सशर्त जमानत दे दी। सभी आरोपियों को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई। हरियाणा के रेवाड़ी में 2 लोगों के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शवों को खेतों में फेंक दिया गया। मृतकों के परिजनों ने बदमाशों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। हरियाणा के पानीपत में 2 नाबालिग बच्चियों के शव गांव के बाहर एक कार में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि बच्चियां एक दिन पहले से ही घर से गायब थीं। बिहार के नालंदा में कुछ बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि बाजार से लौट रहे युवक को पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के अररिया में कुछ दबंगों ने सिर्फ एक आम के लिए एक नाबालिग बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। घटना के 2 दिन बाद भी पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। यूपी के कानपुर में दिन दहाड़े कार सवार बदमाश एक नाबालिग लड़की को उठाकर ले गए। कार का पीछा करने पर बदमाशों ने लड़की के पिता और पड़ोसियों को घायल कर दिया। गाजियाबाद में ऑटो सवार कुछ बदमाशों ने एक लड़की और उसकी बहन को ऑटो में खींचने की कोशिश की। इस दौरान लड़की का भाई बीच में आ गया, जिसको बदमाशों ने मारकर घायल कर दिया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग हाथों में ट्यूबलाइट लेकर खड़े दिखे। गोरखालैंड समर्थकों ने ईद के दौरान बंद में 12 घंटे की ढील दिए जाने के बाद एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज कर दिया। और बंद के 12वें दिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के हजारों समर्थकों ने दार्जिलिंग में विशाल रैली निकाली। भीड़ में खड़े लोग हाथों में झंडे लेकर नारे लगा रहे थे। भीड़ में खड़े कुछ समर्थक हाथ में ट्यूबलाइट लिए नजर आ रहे थे, तो वहीं दर्जन भर प्रदर्शनकारी अपनी शर्ट उतारे हुए थे। इसी दौरान एक जगह पर शर्ट उतारे ये प्रदर्शनकारी खड़े हो गए और फिर एक साथ इनकी पीठ पर ट्यूबलाइट तोड़ दी गई। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इसके जरिए उन्होंने ममता सरकार को ये संदेश दिया है कि वो गोरखालैंड के लिए खून भी बहा सकते हैं। हम लोगों को गोरखालैंड राज्य चाहिए, इसके लिए हम लोग अपना खून भी बहा सकते हैं। रैली के दौरान हजारों की तादाद में गोरखालैंड समर्थक दार्जिलिंग के चौक बाजार पर जुटे और यहाँ पर जमकर नारेबाजी करने लगे।
ऐलान के मुताबिक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थक चौक बाजार इलाके में प्रदर्शन करने पहुंचे थे, क्योंकि जीजेएम के नेता बिमल गुरुंग ने कहा था कि वो जीटीए यानी गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का मसौदा जलाएंगे। और इसी के तहत हजारों की तादाद में गोरखालैंड समर्थक चौक बाजार की तरफ बढ़ने लगे। जोरदार नारेबाजी के बीच ये लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो इनमें से कई समर्थक अपने शरीर पर ट्यूबलाइट फोड़कर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। और जब ये लोग चौक बाजार के बीचों बीच इकट्ठा हो गए तो वहां पर जीटीए के मसौदे की कॉपियां जलाकर विरोध जताया। गोरखालैंड की मांगे, गोरखालैंड ही चाहिए हम लोगों को। जिस जीटीए मसौदे के खिलाफ ये गुस्सा दिखाया गया वो 2011 में दार्जिलिंग की समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र, बंगाल सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच हुआ समझौता था। लेकिन जीटीए को आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलने का आरोप लगाने के बाद जीजेएम के मुखिया बिमल गुरुंग ने इससे इस्तीफा दे दिया और ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मामले में गोरखालैंड समर्थक केंद्र से भी लगातार दखल की मांग कर रहे हैं। 29 जून को दार्जिलिंग में होने वाली बैठक में जीजेएम अपनी आगे की रणनीति तय करेगा। बिहार के पूर्णिया में जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा और बीजेपी विधायक विजय खेमका के बीच विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक 23 जून को लालगंज में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के शिलान्यास के दौरान लगे बैनर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सांसद की तस्वीर लगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री की तस्वीर बैनर में नहीं लगी थी, जिस पर बीजेपी विधायक ने आपत्ति जताई। इस बात को लेकर जेडीयू सांसद और बीजेपी विधायकों में कहासुनी हो गई। बीजेपी विधायक विजय खेमका ने जेडीयू सांसद पर असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया, जबकि सांसद संतोष कुशवाहा ने बीजेपी विधायक के आरोप को खारिज कर दिया। दिल्ली में जेडीयू नेता केसी त्यागी मीडिया के सामने आया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। इस बयानबाजी ने यह साफ कर दिया कि बिहार में महागठबंधन में दरार और गहरी हो गई है और इसका ज्यादा दिन चल पाना मुश्किल है, क्योंकि केसी त्यागी ने बेहद तीखे सुरों में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पर पलटवार किया और उसे गठबंधन धर्म के खिलाफ करार दिया। ये अनफ्रेंडली एक्ट हैं और इनसे गठबंधन के साथियों के मन भी खराब होते हैं और उसकी उम्र पे भी असर पड़ता है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला था, जिसके बाद से ही जेडीयू बिफरी हुई। जेडीयू ने तो इशारों में कांग्रेस को चेतावनी भी दे दी। हमें किसी पार्टी के किसी नेता से सीख की आवश्यकता नहीं है। जेडीयू ने कांग्रेस को खूब खरी सुनाई और अपनी पार्टी को गठबंधन की मां करार दे दिया, जिसके बाद आरजेडी की ओर से भी बेहद सख्त बयान आया। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने गठबंधन कमजोर करने का जिम्मेदार नीतीश कुमार को बता दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बहाने नीतीश को आईना दिखाया। 2014 का में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वही नतीजा हर आदमी के हैसियत के बारे में बता रहा है। शिवानंद तिवारी ने जेडीयू की ओर से खुद को गठबंधन की मां कहे जाने पर भी तंज कसा और नीतीश कुमार के अधिकार क्षेत्र पर ही सवाल उठा दिए। यानी साफ है कि बिहार में महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि आरजेडी की ओर से प्रवक्ताओं की दी गई हिदायत के बाद भी आरजेडी के वरिष्ठ नेता का बयान सियासी रिश्तों की तल्खी बताने के लिए काफी। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने नीतीश का बचाव शुरू कर दिया। नीतीश कुमार जी सरकार के कई बड़े निर्णयों को उन्होंने सराहना किया। तो सुशील मोदी ने इशारों में नीतीश कुमार से फैसला लेने को कह डाला। अगर आप कांग्रेस और लालू के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, ये आपको तय करना है कि क्या करना कि नहीं करना। महागठबंधन में तेज होती बयानबाजी के बीच बीजेपी नेता लगातार जेडीयू को लुभाने में जुटे हैं। हालांकि बिहार में दोबारा नीतीश कुमार के साथ आने के सवाल पर बीजेपी के भीतर ही एक राय नहीं है। इसका सबूत तब मिला जब बिहार बीजेपी के बड़े नेता और बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे ने सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और बिहार में जेडीयू से किसी भी तरह की दोस्ती की बात को सिरे से खारिज कर दिया। दोबारा ये बहुत बड़ा खट्टा अनुभव आया है। ऐसे लोगों के साथ सरकार बनाना हमारी भूल होगी। बीजेपी जहां लगातार नीतीश कुमार पर हो रहे जबानी हमलों का बचाव कर रही है, वहीं ऐसे नेताओं की कमी नहीं जो इसके खिलाफ हैं। हरियाणा के सोनीपत में सीएम फ्लाइंग के दस्ते ने अवैध शराब और नकली घी के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सीएम फ्लाइंग ने सबसे पहले खरखौदा में गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। इसके बाद फिरोजपुर में बांगर में भी भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। इसके अलावा राय इंडस्ट्रियल एरिया में 2 फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर सीएम फ्लाइंग के दस्ते ने हजारों लीटर नकली घी जब्त किया। सीएम फ्लाइंग की आज पूरे हरियाणा में रेड चल रही है, जिसके तहत हमने भी सोनीपत, रोहतक, भिवानी, दादरी, झज्जर हर जगह हम रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की।
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मस्जिद के बाहर शहीद हुए डीएसपी अयूब पंडित के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। बीएसएफ ने दावा किया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी और नकली नोटों के कारोबार में कमी आई है। पिछले दिनों से काफी सख्ती की है, जिससे स्मगलिंग की मात्रा में काफी कमी आई है। उज्जैन महाकुंभ में अच्छे काम के लिए सम्मानित सतना नगर निगम कमिश्नर को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। सतना में नगर निगम कमिश्नर के पकड़े जाने पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। आरोपों को सिद्धता मिलती है, पास होते हैं, उसमें सत्यता मिलती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के दौसा में एटीएम लूटने के इरादे से आए बदमाशों को पुलिस ने भागने पर मजबूर कर दिया। मेरठ में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। गुरुग्राम में नाबालिग के रेप के बाद खुदकुशी के मामले में पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोहली की मंजूरी के बाद रवि शास्त्री ने टीम इंडिया के कोच पद के लिए आवेदन कर दिया। अनिल कुंबले के इस्तीफा देने के बाद अब रवि शास्त्री का कोच बनना तय माना जा रहा है। बीसीसीआई ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए राजीव शुक्ल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया, जिसमें सौरव गांगुली भी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने के बाद हैदराबाद पहुंचे किदाम्बी श्रीकांत का जोरदार स्वागत किया गया। अभिनेत्री नरगिस फाकरी का बतौर गायक पहला गाना हैबिटा बिगाड़ दी जारी कर दिया गया। नरगिस फाकरी ने अपने पहले गाने के लिए खास तौर पर पंजाबी सीखी। कृष्णा ने अपने एक इंटरव्यू में कपिल और खुद को टीवी का शाहरुख और सलमान बताया। संगीतकार आर डी बर्मन की 78वीं जयंती पर मधुर भंडारकर समेत कई प्रशंसकों ने उन्हें याद किया। राष्ट्रपति पद के लिए मीरा कुमार का नामांकन आज। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार आज करेंगी नामांकन। राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए समर्थन मांगेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेडीयू कांग्रेस में जुबानी जंग तेज होने के बाद बिहार में महागठबंधन टूटने की कगार पर। भारत अमेरिका की दोस्ती से चिढ़े चीन के सरकारी मीडिया ने भारत को विनाशकारी परिणाम भुगतने की दी धमकी। जम्मू कश्मीर के लेह तक ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने फाइनल लोकेशन सर्वे के काम को हरी झंडी दी। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना। 3 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी में मुगल सराय नगर पालिका का नाम दीनदयाल उपाध्याय करने पर कैबिनेट की मोहर लगी। 30 जून की आधी रात से जीएसटी लॉन्च के लिए आज संसद में होगा रिहर्सल। सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने के विरोध में पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन। मुंबई के भाईखला जेल में हंगामे और कर्मचारियों पर यौन शोषण के मामले में सुनवाई के दौरान इंद्राणी मुखर्जी आज देंगी गवाही। मुंबई में आज हाई टाइड के अलर्ट के साथ अगले 48 घंटे बारिश का अनुमान। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से। बिहार के पूर्णिया में सड़क उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी की तस्वीर लगाने को लेकर भिड़े जेडीयू और बीजेपी नेता। वसूली वायरस के फिर से हमले के बाद यूक्रेन में बैंक और कई कंपनियां ठप। हापुड़ में 6 करोड़ कीमत की एक्सपायरी डेट की 45 लाख कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब्त। एक नए वसूली वायरस ने दुनिया भर के देशों को निशाना बनाया है। इसमें भारत और यूरोप भी शामिल है। इस साइबर हमले का सबसे ज्यादा असर यूक्रेन में देखा जा रहा है। यहाँ मंत्रालयों, बिजली कंपनियों और बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में बड़ी खराबी सामने आई है। यूक्रेन का सेंट्रल बैंक, सरकारी बिजली वितरक कंपनी यूक्रेनेर्गो, विमान बनाने वाली कंपनी एंटोनोव और 2 डाक सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।
यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की जिसमें स्क्रीन्स पर सिस्टम में खराबी की सूचना दिख रही है। खबरों के मुताबिक रूसी तेल कंपनी रॉसनेफ्ट और डेनिश कंपनी मायस्क ने अपनी तकनीकी अड़चनों की शिकायत की है। उधर स्पेन में भी कई मल्टीनेशनल कंपनियां हमले की चपेट में है। हालांकि भारत में सबसे बड़ा पोर्ट JNPT भी साइबर हमले से प्रभावित हुआ। इसकी वजह यह है कि JNPT पर गेटवे टर्मिनल्स इंडिया का कामकाज संभालने वाली कंपनी APM के कंप्यूटर भी साइबर हमले के शिकार हुए हैं। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, ये जो साइबर हमला एक तरीके से हो रहा है, इससे निजात पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अर्पिता, देखिए ये काफी ज्यादा सीरियस मैटर है क्योंकि इससे पहले WannaCry एक साइबर हमला हुआ था जिसमें कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ये WannaCry के बाद एक और वायरस है जिसका नाम पेटिया और पेटवेयर बताया जा रहा है, जो काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। यूक्रेन के बाद इसमें सबसे ज्यादा असर भारत में देखा जा रहा है कि आप देखते थे कि जो एशिया की सबसे बड़ी पोर्ट है जिसे JNPT बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, उसमें कम से कम हजारों जहाज देश और विदेश से आते हैं। उन जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है क्योंकि JNPT का जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से हैक होने की संभावना है और आशंका जताई जा रही है कि जो पेटिया और जो पेटवेयर नामक का जो वायरस है उससे ये हो सकता है। हालांकि JNPT के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि JNPT का जो पूरी जो कार्रवाई है, जो पूरा जो ऑपरेशन है वो ठप होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है क्योंकि पूरा ऑपरेशन बंद होने की वजह से जो सैकड़ों जहाज, जो सैकड़ों कंटेनर हैं, उनकी आवाजाही पूरी तरह से बंद है। हालांकि उसमें उन्होंने पुलिस कंपनी के साथ साथ सरकार से मदद मांगी है, साइबर सेल से भी मदद मांगी है कि जो उनके अकाउंट हैक हुए उन्हें जल्द से जल्द खोला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। 3 देशों की यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पीएम की अगवानी की। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पुर्तगाल, अमेरिका और द नीदरलैंड्स की यात्रा पर गए थे। यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार आज नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर विपक्ष की एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस ने 17 दलों के शीर्ष नेताओं को नामांकन के दौरान मौजूद रहने का न्योता भेजा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, उमर अब्दुल्ला और मायावती की मौजूद रहने की खबर है। बता दें कि मीरा कुमार 30 जून को गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके बाद वो समर्थन जुटाने के लिए बाकी राज्यों का दौरा करेंगी। श्रीमती सोनिया गांधी लग गई, सब अपनी पूरी ताकत से लग गए हैं कि कैसे इस चुनाव को इस बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाए। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के साथ मीडिया से मुखातिब हुई, जहां मीरा कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी सियासत के बीच अपना पक्ष रखा, साथ ही सुषमा स्वराज के ट्वीट पर पलटवार किया। इससे पहले मीरा कुमार कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के साथ मीडिया के सामने आई, जहां पहले सुरजेवाला ने माइक संभाला, जिसके बाद मीरा कुमार ने बोलना शुरू किया और सभी वोटरों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। 2 दिन पहले मैंने निर्वाचक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को पत्र लिखा है, अंतरात्मा की आवाज सुनी जानी चाहिए। मीरा कुमार ने सुषमा स्वराज के ट्वीट पर भी पलटवार किया और अपने लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर बिताए गए कार्यकाल को शानदार करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीरा कुमार ने साबरमती से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने का भी ऐलान किया। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज अपने नामांकन का चौथा सेट दाखिल करेंगे। इसके बाद रामनाथ कोविंद समर्थन जुटाने के लिए जम्मू कश्मीर जाएंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में कर्ज माफी के प्रावधान से किसान नाराज हैं। महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज माफी के लिए किए गए कई प्रावधानों से किसान नाराज हैं, जिस पर उन्होंने सीएम फडणवीस से मुलाकात की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि किसानों के जो भी मसले हैं वो बातचीत से सुलझा लिए जाएंगे। विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार से उन 40 लाख किसानों के नामों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की, जिन्हें कर्ज माफी देने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में कर्ज से परेशान एक किसान ने खुदकुशी कर ली। गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी पेंशन रोके जाने पर यूपी सरकार से नाराजगी जताई। बूढ़ा तो कहाँ जाएंगे भाई पेंशन हमें चाहिए। गाजियाबाद पुलिस ने खाली प्लॉट और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में 9 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया। देहरादून के पास लक्सर में एक घर में घुसे 10 फीट लंबे मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने पकड़कर गंगा में छोड़ दिया।
एसपी नेता मुलायम सिंह यादव ने रेप के आरोप में लखनऊ जेल में बंद गायत्री प्रजापति से मुलाकात की। प्रजापति को साजिश के तहत फंसाया, कोई बता दे प्रजापति क्या ना किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विपक्ष के बेरोजगारी बढ़ने के आरोपों पर सफाई दी कि उनकी सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने पर जोर दे रही है। नितिन गडकरी ने कुछ अधिकारियों पर यह आरोप भी लगाया कि वो बेवजह कामों में रुकावट डालते हैं। हमारे देश में जिसके हाथ में आता है वो काम बंद करने में बड़े रुचि रखते हैं। कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में इफ्तार पार्टी के आयोजन पर श्रीराम सेना समेत कुछ संगठनों ने नाराजगी जताई। गुजरात के राजकोट में 29 जून को जिस जगह पर पीएम मोदी का रोड शो और जनसभा होगी, वहां से 4 जहरीले सांप मिले। चीन में अच्छे प्रदर्शन के बाद आमिर खान की फिल्म दंगल ने दुनिया भर में 2000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं, सुझा दिया है मार मार के। क्यों मारा? मैंने ना मारा था, गित्ता बबिता ने मारा है। फिल्म दंगल 2000 करोड़ रुपए के आंकड़े तक पहुंचने वाली पहली भारतीय फिल्म है। अंग्रेजी को छोड़कर दुनिया की दूसरी भाषाओं की सूची में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू होने जा रहा है। ऐसे में जीएसटी लागू होने से पहले संसद में इसका रिहर्सल होगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय में एक छोटा वॉर रूम बनाया गया है। जीएसटी को तकनीकी सपोर्ट देने वाली संस्था GSTN ने भरोसा ये दिलाया कि नेटवर्किंग से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सफल लॉन्च के लिए संस्था तैयार है। वहीं 30 तारीख की रात में होने वाले लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने पर कांग्रेस आज अंतिम फैसला लेगी। राजस्थान के कोटा में एक बाजार के सामने कुछ लोग काले झंडे लहराने लगे। ये कपड़ा व्यापारी थे जो जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। कपड़ा व्यापारियों ने देश भर में 3 दिन के बंद का ऐलान किया है। इसीलिए कोटा के एक बाजार में कारोबारी काले झंडे लहराकर विरोध जताने लगे। बाजार में तमाम दुकानें बंद थीं। तो ऐसा ही हाल अजमेर में भी था, जहां दुकानों पर ताले लगे थे, बाजार सुनसान थे और सड़कों पर व्यापारी मोर्चा निकाल रहे थे। अजमेर के करीब 1100 कारोबारी बंद में शामिल थे। 1100 व्यापारी है, 10 के पास भी कंप्यूटर नहीं है। इस श्रेणी के अंदर व्यापारी को डाला जाता है। व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेगा? राजस्थान के डूंगरपुर में व्यापारी वाहन रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। बाड़मेर में भी कपड़ों पर जीएसटी लगाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने 3 दिन का बंद बुलाया है। तो भरतपुर के भी व्यापारी दुकानें बंद करके जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन करने में जुट गए। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में कपड़ा व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। केंद्र सरकार ने कपड़ा कारोबार पर जीएसटी के तहत 5% टैक्स लगाया है और सरकार के इस फैसले से तिलमिलाए कारोबारियों ने गुजरात के सूरत में हवन का आयोजन किया और आहुतियां डालकर सरकार को सद्बुद्धि की कामना की। अहमदाबाद में भी कपड़ों के ज्यादातर बड़े बाजार पूरी तरह बंद रहे। व्यापारियों की दलील है कि कपड़ा व्यापार अब तक एक्साइज, वैट और सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर था, इसलिए जीएसटी के दायरे से भी कपड़ा उद्योग को बाहर ही रखा जाए। देश के कई राज्यों में व्यापारी जीएसटी के विरोध में सड़कों पर उतर आए तो केंद्र सरकार को भी मामले पर सफाई देनी पड़ी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि जीएसटी आने से कारोबार आसान हो जाएगा। सामान लेने में सरलता भी होगी, टैक्स देने में सरलता होगी। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए और ट्विटर पर लिखा कि ये जीएसटी की तैयारी है या देश का इकोनॉमिक मर्डर। देश भर के व्यापार व टैक्स का हिसाब किताब जिस सॉफ्टवेयर पर होगा उसकी टेस्टिंग तक नहीं की है। तो दूसरी तरफ राजस्थान की पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मांग कर रही है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में रखा जाए। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 15 मिनट तक चली मुठभेड़ के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 15,000 के इनामी बदमाश राहुल काठा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि राहुल के बाकी साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। गनीमत रही कि इस मुठभेड़ में कोई भी हताहत नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने लोकल ट्रेन में भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चुराने वाले गिरोह के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पकड़े गए शख्स ने बताया कि उसका गिरोह चुराए गए फोन का IMEI नंबर बदलकर उसे दोबारा बेचता था। दिल्ली में 34 साल के युवक को अपने सौतेले बेटे की पीट कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि बच्चे की वजह से युवक की पत्नी उसे टाइम नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से वो नाराज था। बिहार के बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक चला रहे युवक ने खड़े ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक पर बैठे 3 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक ट्रक संतुलन बिगड़ने के बाद खाई में गिर गया। हादसे में घायल हुए ट्रक चालक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
आगरा में एक महिला अपने पति, पिता और मासूम बच्चे के इलाज के लिए दर-दर भीख मांग रही है। महिला का परिवार एक सड़क हादसे की चपेट में आ गया था, जिसके बाद से उनके इलाज पर 2 लाख रुपए की रकम खर्च होने के बाद महिला को और पैसों की जरूरत है। राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। महिला की मौत के बाद सदमे में आए उसके पति ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बुकलेट दिखाने लगे, क्योंकि यूपी में योगी सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। ऐसे में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और 100 दिन में सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश करते हुए 100 दिन विश्वास के नाम से उन्होंने एक बुकलेट का भी विमोचन किया। इस मौके पर यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट मौजूद रही। बुकलेट के विमोचन के बाद 1 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई, जिसके बाद सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनानी शुरू की। 100 दिनों की अवधि की उपलब्धियों पर हमें संतोष का अनुभव हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर अपनी सरकार के सामने आई चुनौतियों का भी जिक्र किया। तो साथ ही कई मुद्दों पर कम वक्त में बेहतर करने का दावा करते हुए सरकार की पीठ भी थपथपाई। इस मौके पर सीएम ने अपना एजेंडा भी गिनाया, जिसके मुताबिक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जल्द निर्माण कराने का वादा किया। योगी के मुताबिक जल्द ही लखनऊ मेट्रो का संचालन होगा। यूपी के कई शहरों में मेट्रो के लिए योजना बन रही है। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काम शुरू होगा और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का भी वादा किया। सीएम योगी ने 100 दिन में अपनी सरकार के बड़े फैसलों की जानकारी भी दी। इसके मुताबिक यूपी में 4 गुना ज्यादा गेहूं की खरीद की गई, किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ किया गया, धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे बिजली दी जा रही है और गन्ना किसानों का ज्यादातर बकाया भुगतान कर दिया गया। हालांकि तमाम दावों के बावजूद यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा अब भी सरकार के लिए पहेली बना हुआ है, जिसे लेकर यूपी सरकार ने सफाई दी। 100 दिन के देखिए हमने आपको बुकलेट भी दी है। किसी को लगता है कि ये नहीं हुआ है तो उस पर वो प्रश्न उठा सकते हैं। यूपी सरकार और बीजेपी ने 100 दिनों को कामयाबी के दिन करार दिया, लेकिन विपक्ष को योगी सरकार की दलीलें रास नहीं आई। कांग्रेस ने यूपी सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल को पूरी तरह नाकाम करार दिया और यूपी सरकार की बुकलेट के जवाब में अपनी बुकलेट जारी की, जिसका नाम 100 दिन 100 फरेब रखा गया। एक भी इनका कहा जो 100 वादे से एक वादा नहीं पूरा हुआ। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यूपी सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को अनुभवहीन करार दिया। असफल सरकार है, अनुभव की कमी सरकार को चलाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के उन तमाम दावों पर सवाल उठाए जिन्हें बीजेपी उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी योगी सरकार पर हमला बोला और कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार को निशाने पर लिया। मायावती ने बीजेपी के दावों को खोखला करार दिया। उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार के मुखिया ने अपने 100 दिनों की जो उपलब्धियां गिनाई हैं, वे अधिकांश हमें इनके चुनावी वायदों की तरह ही केवल हवाई व कागजों पर ही दर्ज नजर आ रही है। यूपी के हापुड़ के धौलाना इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक जब्त की। खबरों के मुताबिक धौलाना एसडीएम को काफी समय से एक्सपायरी डेट की जो कोल्ड ड्रिंक है उसे बेचे जाने की सूचना मिल रही थी। इसके बाद एसडीएम ने खाद्य विभाग के साथ मिलकर 2 ब्रदर्स कंपनी पर छापा मारा। जब्त कोल्ड ड्रिंक की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं खाद्य विभाग की टीम ने कोल्ड ड्रिंक के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिए। कुछ एक्सपायर्ड वाले सामान भी इनके गोदाम में है और संभवतः उसका सेल भी कर सकते हैं। तो कितना माल होगा इसमें? जो टेंटेटिव है, क्योंकि बहुत बड़ा एक रैक है जिसको सील भी किया गया और जो काउंटिंग में आया है ये लगभग 45,50,000 बोतलें हैं करीब करीब। 2 ब्रदर्स बेवरेज एक कंपनी है इसकी कोल्ड ड्रिंक की, और इसमें हम लोगों को सूचना मिली थी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में एक्सपायरी माल रखा हुआ है। तो जैसे हमें जाँच के लिए पहुँचे, पूरी टीम हमारे साथ थी, तो हमें यहाँ लगभग 45 लाख बोतलें एक्सपायरी मिली। 3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम मोदी। 3 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार आज करेंगी नामांकन। राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए समर्थन मांगेंगे।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेडीयू कांग्रेस में जुबानी जंग तेज होने के बाद बिहार में महागठबंधन टूटने की कगार पर। भारत अमेरिका की दोस्ती से चिढ़े चीन के सरकारी मीडिया ने भारत को विनाशकारी परिणाम भुगतने की दी धमकी। जम्मू कश्मीर के लेह तक ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने फाइनल लोकेशन सर्वे के काम को हरी झंडी दी। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए पैरा जत्था रवाना। यूपी में मुगलसराय नगर पालिका का नाम दीनदयाल उपाध्याय करने पर कैबिनेट की मुहर लगी। जून की आधी रात से जीएसटी लॉन्च के लिए आज संसद में होगा रिहर्सल। सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने के विरोध में पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन। मुंबई के भाईखला जेल में हंगामे और कर्मचारियों पर यौन शोषण के मामले में सुनवाई के दौरान इंद्राणी मुखर्जी आज देंगी गवाही। मुंबई में आज हाई टाइड के अलर्ट के साथ अगले 48 घंटे बारिश का अनुमान। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू। बिहार के पूर्णिया में सड़क उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी की तस्वीर लगाने को लेकर भिड़े जेडीयू और बीजेपी नेता। वसूली वायरस के फिर से हमले के बाद यूक्रेन में बैंक और कई कंपनियां ठप। हापुड़ में 6 करोड़ कीमत की एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक्स की 45 लाख बोतलें जब्त।